हम ये करेंगे, हम मनी एंड क्रेडिट को थोड़ा अच्छे से पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स इस चैप्टर के क्लियर हैं। आपने 3-4 दिन क्लास लगाई है और हमने पहले भी ये चैप्टर किया है, इवन इन हमने नाइन्थ में भी ये चैप्टर किया है। तो आपका ये चैप्टर क्लियर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले ले, ताकि आपका और थोड़ा सा ये स्ट्रोंग हो जाए ये चैप्टर। ओके, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले अब हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। सुनना जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि हमने ये कर रखा है, फिर से देखते हैं। हमने सबसे पहले किया था इसके अंदर एक पॉइंट, आपके पास इंडेक्स होगा और नहीं है तो नो प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है, एक फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन है। पहले के टाइम पे होता था, आज नहीं है, क्योंकि आज तो हम मनी का यूज करते हैं। मनी का यूज करते हैं, पहले के टाइम पे होता था जब मनी नहीं थी। सोच कर देखो, जब मनी थी ही नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो था ही नहीं, तो हम इस सिस्टम का यूज करते थे। कैसे? देखना, वो सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ए कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब कोई गुड या कोई सर्विस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सचेंज होती थी, एक्सचेंज फॉर अनदर कम्युनिटी। एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करना। मान कर चलो, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सुनना। ठीक है, इसके पास इसके पास वीट है, ओके, और एक यहाँ एक दुकानदार, इसके पास शूज हैं। इसको शूज चाहिए, इसके माइंड में शूज है, ठीक है, इसको शूज चाहिए, ये चाहता है कि मेरे को शूज मिल जाए। इसको वीट चाहिए, क्योंकि मनी नहीं है, उस टाइम पे मनी नहीं चलती थी। मनी, मीडियम ऑफ मनी है ही नहीं, तो कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम हो ही नहीं सकता है। तो इनको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखना। ये क्या करेगा, इसको सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसको शूज चाहिए और इसको वीट चाहिए, और इसके पास वीट होना चाहिए और इसके पास शूज होने चाहिए, तभी ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल होगा, वरना ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, बार्टर सिस्टम, एक कमोडिटी एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। एक एक गुड्स को हम दूसरी गुड्स के लिए एक्सचेंज करने हैं विदाउट यूजिंग एनी मनी। हम यहाँ यूज ऑफ मनी नहीं होगा, क्योंकि मनी थी ही नहीं। ध्यान से, मनी का यूज नहीं होगा विदाउट यूजिंग मनी। ये क्या करेगा, ये इसको वीट देगा, इसको वीट चाहिए, ये इसको वीट देगा, और ये इसको क्या ट्रांजेक्शन में क्या कर देगा, शूज दे देगा। देखना, इसने इसको शूज दे दिए, इसने इसको वीट दे दिया। तो हम इसको बोलते थे, क्या इसमें मनी का यूज हुआ? नहीं हुआ, तो हम इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। ध्यान से, ये जो एग्जांपल है, ये बार्टर सिस्टम का है। क्या आज ऐसा कुछ होता है? आज ऐसा नहीं होता है, आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता है, आज ये नहीं होता है। तो आज क्या होता है? ध्यान से, आज क्या होता है? आज देखना, हमको कोई भी सामान चाहिए, मान कर चलो हमको वीट चाहिए, हमको वीट चाहिए, तो हम हमारे क्या करेंगे, हम वीट को, कोई हमारे पास कोई सामान है, मान कर चलो हमारे पास शूज है और वीट चाहिए, तो हम शूज को बेचेंगे, सेल करेंगे शूज को, उससे हमको क्या मिलेगी, मनी, और मनी से हम क्या बाय कर लेंगे, वीट। आज इस तरीके से मनी काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है मनी। ओके, ये क्या आपको एग्जांपल समझ में आए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक कम्युनिटी को
दूसरी कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी मनी, विदाउट यूजिंग मनी। हम मनी के बिना हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका हम एग्जांपल हमें पता होना चाहिए इसका, और कैसे इसको सोल्व करती है मनी, इसको मनी सोल्व करती है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? बताओ जल्दी से। ये आपको पॉइंट समझ में आया बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम के बारे में पता लगा? बताओ। ठीक है। अब एक टर्म आती है, ध्यान से सुनना, एक टर्म, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारे, अभी हमने शो भी की, देखी भी थी, बुक में लिखा हुआ था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। एक तो ये पूछेगा क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि होता क्या है। ये जो हमने देखा ना, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल देखा था ना, ये इसमें ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ही शो कर रहा है कि हो क्या रहा है, कि हम हमारे हमको शूज चाहिए, हमको शूज चाहिए, वीट हमारे पास है, इसको वीट चाहिए और इसके पास शूज है, ये इसको शूज दे देगा और ये इसको वीट दे देगा, सिंपल। लेकिन क्या हो, ऐसा कितना मतलब इम्पॉसिबल टास्क है ना ये, कि इसके पास शूज है, इसको शूज चाहिए, और इसके पास, इसको, इसके पास वीट है, इसको वीट चाहिए। कि इम्पॉसिबल सा टास्क है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और ऐसे पर्सन को ढूंढना कि दो पर्सन मिल जाए, कि इसको ये, जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कि इसको वीट चाहिए और इसको शूज चाहिए और इसके पास वीट है, इम्पॉसिबल है। और एक ही गांव में, उस टाइम की सोच, उस टाइम की बात सोचो ना, जब ये बार्टर सिस्टम नहीं था। हाँ, ये बार्टर सिस्टम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यही होता है, कि बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जब आपसे पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, कि आपसे पूछेगा बार्टर सिस्टम क्या होता है, और फिर ये पूछेगा नेक्स्ट लाइन में कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है, या लिमिटेशंस को बोल देगा प्रॉब्लम्स, एक ही बात है। तो उसमें आप एक पॉइंट, प्रॉब्लम पता है क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे आप, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बोन्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बोन्स, कि हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बोन्स, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम के अंदर, कि ऐसे दो पर्सन का मिलना, ये दो पर्सन का मिलना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, कि एक दूसरे की जरूरत को सेम, इसको शूज चाहिए, इसको वीट चाहिए, और उसके पास शूज हो और इसके पास वीट हो, ऐसा इम्पॉसिबल होता है, और वो भी एक ही गांव में। और उस टाइम का सोचो ना। हाँ, इसको सॉल्यूशन, जब आपको बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स बताएगा, उस सारी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? मनी, बिल्कुल, मनी सोल्व करेगा इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम आई है ना, इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा मनी। तो हमने देखो नेक्स्ट एग्जांपल में यही देखा, कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, और अब इस केस में क्या होगा, कि ये इसको वीट चाहिए, ये पहले अपने शूज को सेल करेगा और पैसा इकट्ठा करेगा और फिर वीट ले लेगा। आज क्या हम ऐसा करते हैं? अभी हमने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं करी है, अभी जस्ट मैंने आपको एक टर्म बताई है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। अभी हम बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एक से क्या होगा, दो से तीन, तीन तो करेंगे कम से कम, फिर ही बेनिफिट है, फिर ही कुछ लिख पाओगे। लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तीन से चार पॉइंट तो हो।
अब देखना फिर से, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से देखना, एक्सप्लेन करते हैं फिर से। हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के लिए एक्सचेंज करना विदाउट यूजिंग एनी मनी। ठीक है। इसमें क्या होगा, हम एक कम्युनिटी को दूसरी पर्सन के साथ, दूसरी कम्युनिटी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसमें मनी का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन, इसको शूज चाहिए, इसके पास वीट है, दूसरे पर्सन को वीट चाहिए, इसके पास शूज है, देन दे कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि ये सिनेरियो एक ही गांव में एक साथ मिल जाए। ठीक है। तो मनी क्या करती है, मनी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। ये प्रॉब्लम थी, इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये प्रॉब्लम है ना जो, इसका ना मिलना, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब मैं आपको एक बारी आपको बुक में दिखाता हूँ, वेट करो, हम देखते हैं बुक से कैसे। देखो, ये आई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, देखना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? द रीजन इज सिंपल। क्यों हम मनी के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं? एक पर्सन, अब ध्यान से सुनना, यहीं से एग्जाम्पल निकलेगा जो आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए हेल्प भी करेगा। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कम्युनिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। वो एक्सचेंज कर सकता है जो भी उसको चाहिए। ठीक है, मनी के एक्सचेंज कर सकता है। थर्ड, everyone prefers to receive money payments in money and then exchange the money for things that they want। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हर कोई प्रेफर करता है रिसीव और पेमेंट करना मनी के अंदर, और उस मनी को फिर एक्सचेंज कर लेता है जो उसको चाहिए। ठीक है। आज देखो, हम हमारे घर में, जैसे मान के चलो, हम फार्मर हैं। ठीक है, फार्मर है। अगर हम फार्मर हैं तो हमारे खेत में जो भी प्रोडक्शन होता है, हम पहले उसको बेच कर आते हैं। जब उसको बेच कर आएंगे तो हमारे पास आएगी मनी, और मनी से हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमें बुक्स लेनी है तो फिर हम, वो जो मनी आई है फिर हम उससे बुक्स लेते हैं। जो भी हमें हमारे एक्सपेंडिचर है, हमारी जरूरतें हैं, नीड्स हैं, हम उसको फुलफिल करते हैं। इस तरीके से मनी काम करती है। टेक ए केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर। अब देखो ये खुद, अब सोचो, इसीलिए इकोनॉमिक्स थोड़ी ठीक है, ये खुद ही एग्जांपल दे रहा है। हमको तो एग्जांपल भी खुद नहीं करना है, खुद ही दे रहा है। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट, वो, और बाय वीट। वो चाहता है शूज को सेल करना और वीट को बाय करना। यही हमने केस देखा। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी। अच्छा, वो क्या करेगा, सबसे पहले मनी में उसको एक्सचेंज करेगा, वो बेचेगा और मनी कलेक्ट करेगा, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और फिर मनी से वो वीट खरीद सकता है। इमेजिन, अभी सोचो कितनी, बुक देखो कितनी अच्छी पैराग्राफ है, ये खुद ही आपको इमेजिन करवा रहा है कि, इमेजिन करो हाउ मच मोर डिफिकल्ट, ये कितना डिफिकल्ट होता it would be if the shoe manufacturer had directly exchanged shoes for wheat without the use of money। कितना मुश्किल हो जाता, बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये देखो, आपको इमेजिन करवा रहा है, और जब बुक इमेजिन करवा रही है तो आपको इमेजिन करना भी है। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम होती। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए व्हीट ग्रोइंग फार्मर, उसको एक व्हीट ग्रोइंग फार्मर ढूंढना पड़ता जो कि व्हीट उगा रहा है। और यही नहीं, who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes। अब मान कर चलो, उस फार्मर को कुछ और खरीदना है, शूज खरीदने ही नहीं है, तो ये क्या पेमेंट सक्सेसफुल होगी? क्या ये ट्रांजेक्शन हो पाएगी? अगर ये हमने जो केस देखा, इसमें इस फार्मर को कोई और प्रोडक्ट खरीदना है, क्या यहाँ ट्रांजेक्शन हो पाएगी एक इस शू मैन्युफैक्चर और फार्मर के बीच में? यस और नो? क्या ट्रांजेक्शन पॉसिबल होगी?
नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। सही, समझ में आ गया आपको इसका मतलब। नो, ओनली बोथ पार्टीज have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of bonds. इसी को बोला जाता है डबल coincidence of bonds, कि जब एक पार्टी दूसरे की जरूरत को पूरा करे। ही नहीं, यूज कैसे करोगे? उस टाइम पे मनी थी ही नहीं। जो आज हम रुपए करेंसी हम बोलते हैं, उस टाइम पे था ही नहीं जब बार्टर सिस्टम यूज होता था। जब बार्टर सिस्टम था तो उस टाइम पे मनी तो थी ही नहीं ना, इसीलिए तो बार्टर सिस्टम हो रहा है। किसी ने इन्वेंशन किया होगा कि हम एक सिक्के को यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तभी बार्टर सिस्टम का दी एंड हो गया धीरे धीरे। ये तो खास बात है। व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। एक पर्सन जो बेचना चाहता है जो उसके पास है, ये जरूरी होना चाहिए कि दूसरे को वो खरीदना है जो उसके पास है। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर। अगर आपका बार्टर सिस्टम को फीचर भी पूछ ले, कोई फीचर्स पूछ ले, अब देखो इसने, अब देखो, अगर आपने अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से रुक रुक के पढ़ा है ना, टाइम लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन आप रुक रुक के आराम आराम से पढ़ोगे तो आप खुद जनरेट कर पाओगे क्वेश्चंस को, कि एसेंशियल फीचर। अब देखो हमने क्या किया था, देखना। बार्टर सिस्टम तो आपको आई थिंक क्लियर होगा, डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉन्ड्स और बार्टर सिस्टम। देखना कैसे हमने क्वेश्चन लिखा था, बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। अच्छा, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, बार्टर सिस्टम एंड इट्स फीचर्स। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। फीचर्स मतलब ये इसमें क्या होता था? तो फीचर हमेशा एक बात ध्यान रखना, फीचर का मतलब करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना जो खास बात है, जो फीचर होते हैं ना, फीचर ये हमेशा डेफिनेशन से ही निकलते हैं। जो डेफिनेशन होगी उसी से आप फीचर बना सकते हो। अगर आपको किसी पॉइंट की, किसी टॉपिक की डेफिनेशन याद है और फीचर नहीं पता, तो आप इजीली फीचर बना सकते हो। जैसे आप खुद बना के देखो, क्या बनाओगे? क्या फीचर बनेगा? एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बन जाएगा, ठीक है? दूसरा, नो यूज ऑफ मनी, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ट्रांजेक्शन विदाउट यूज ऑफ मनी। अब देखो, जो डेफिनेशन में था उसी से तो पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? थर्ड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब ये तीन पॉइंट बन गए फीचर में। आप इसको एक्सप्लेन करो इस तरीके से, बढ़िया है। क्या दिक्कत है कि एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को पकड़ पकड़ कर चलना है धीरे धीरे। अब आपको मैं बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, ठीक है? बार्टर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। हम प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस करते हैं, ठीक है? फर्स्ट, आप देखो, क्या बार्टर सिस्टम में, एक तो यही लिख दोगे, एक प्रॉब्लम तो ये होगी, डायरेक्ट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है, ठीक है? आप लिख देना कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इस तरीके से लिख दो, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं मिलता ज्यादातर, तो कमी है इसकी। हो गया तो वो डबल, ठीक है? कॉन्सिडेंस हो गया कि मिल गए, नहीं मिला तो कमी है, ठीक है? एक तो यही हो गया डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, एक प्रॉब्लम तो यही हो गई। दूसरी बताओ, क्या आप मेजरमेंट कर पाओगे गुड्स का? यस और नो। मेजरमेंट मतलब क्या आप ये बता सकते हो कि एक पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ शूज कितने केजी वीट के बराबर है?
ये कैसे पता लगेगा ये 10 केजी वीट के बराबर है या 2 केजी वीट के बराबर है? ये पता करना बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं पता कर सकते हम कि पार्टर सिस्टम में वन पेयर ऑफ शूज कितने केजी के बराबर है वीट के। तो अगर हम ट्रांजेक्शन कर भी रहे हैं, एक्सचेंज कर भी रहे हैं, तो हमें यूनिट्स का नहीं पता लगेगा। हम कितनी यूनिट्स मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल होता है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है। तीसरी, अब आप खुद सोचो। एक फार्मर है जो, एक फार्मर जो वीट उगाता है, ठीक है, प्रोडक्शन करता है वीट का। इसको इसको मान के चलो, वीट छोड़ो, कोई ऐसी प्रोडक्शन लेते हैं जो जल्दी से खराब हो जाता है। मान के चलो कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। इन बल्क में फ्रूट्स का प्रोडक्शन तो बल्क में ही होगा एक बारी में। अब इसको शूज चाहिए। अच्छा, हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, याद रखना। इसको शूज चाहिए। तो अगर इसको ये फ्रूट्स इसको चाहिए हो, अगर इसको शूज वाला नहीं मिला, वो पर्सन ही नहीं मिला, ठीक है, जिसको इसने फ्रूट्स तो सेल करने हैं और शूज बाय करने हैं, तो ये फ्रूट्स को कहाँ रखेगा? क्या ये सेल कर पाएगा? क्या ये फ्रूट्स को सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रूट्स को कहाँ रखेगा? स्टोर करेगा? तो आप सोचो, फ्रूट्स को स्टोर कर रहा है, कितना इम्पॉसिबल टास्क है। इतना बल्क अमाउंट में वीट भी ले सकते थे आप यहाँ, वीट इतना बल्क अमाउंट में स्टोर कहाँ करेगा? तो प्रॉब्लम स्टोरेज की भी तो आती है। स्टोरेज की कि स्टोर कहाँ करेगा भैया? आज क्या होता है देखना, सिंपल। कोई भी चीज अगर आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम लग रही है, आज उसका सोल्यूशन मिल रहा है। कौन सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? मनी। कैसे? आज क्या हो रहा है? फ्रूट्स हैं, हमको पता है, हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम बेच कर आ जाते हैं मंडी में, सेल करते हैं, और फिर पैसे से हम क्या कर लेते हैं? शूज बाय कर लेते हैं। नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। ये मनी, देखो आप, सब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन कौन करेगा? मनी प्रोवाइड करेगी इसका सॉल्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि प्रॉब्लम समझ में आ रही है? कि प्रॉब्लम्स डबल कॉन्स्टेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम की। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फीचर्स आपने किए होंगे। आज आपकी यही क्वेश्चन करने हैं आपको, कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज बार्टर सिस्टम और उसके फीचर भी कर लेना साथ साथ में। अच्छा, आपको एक टास्क और है, या आज हम, जैसे हमने स्टार्ट किया मनी एंड क्रेडिट, तो आप रीड करो मनी एंड क्रेडिट और इसके क्वेश्चन मेकिंग करो, ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ जो चैप्टर चल रहा है और जो भी डाउट आ रहा है उसको पूछो। जो कल डाउट था, आपको टाइम दूंगा उसको भी पूछने का लास्ट में, कि जो भी डाउट्स हैं हम उसको साथ ही साथ सोल्व करेंगे। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम आपको क्लियर होगा। और कॉइन्स, ठीक है, पहले के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स चलते थे, मेटल कॉइन्स चलते थे। हाँ, बार्टर सिस्टम के एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप सकते हैं। देखो, मैं आपको भी बताता हूँ। बार्टर सिस्टम के एडवांटेज क्या होंगे? लोग हैं, मनी यूज नहीं है, हर आदमी को पता है कि मनी यूज में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में ढल जाएंगे। उनको पता है कि ये वीट उगा रहा है, तो इससे वीट, इससे वीट ले सकते हैं हम, और इसको इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो पहले से माइंडसेट क्लियर होगा, क्योंकि मनी तो पहले से ही नहीं है। मनी पहले से ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है,
पहले से ही सिस्टम में ढल गए होते हैं, तो उस गांव में वो सारी ट्रांजेक्शन एक गांव के अंदर ही हो जाती है, कि पता है सभी को कि हाँ, ये मनी तो है ही नहीं, कैसे एक्सचेंज करना है, वो धीरे 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 जो सिस्टम होता है उसमें डल गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है, फिर भी प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी, कि आपको मनी का यूज नहीं करना। आपको पहले मनी का, पहले आप अपना सामान बेचोगे, किस रेट पर बिकेगा, और वो मनी लेकर आओगे और फिर खरीदना है। ऐसा कोई झंझट नहीं है। आप अपना सामान लेके जाओ, दूसरे को चाहिए, पहले से सिस्टम क्लियर है, आप उसको बेच दो, वो आपको सामान देगा, सिस्टम क्लियर। ठीक है। और मेनली उस टाइम पे जो भी काम होता था ना, वो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता था। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि हाँ हाँ, अपनी लाइफ चलती रहे डेली बेस की, हमको खाने के लिए मिलता रहे, सब हमारी जरूरतें पूरी होती रहे, हमको प्रॉफिट या कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें। तो उनको पहले से पता है कि हमारे यहाँ मनी नहीं है, तो हमको कैसे एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करनी है। तो सिंप्लिसिटी होती है इतनी ज्यादा, वो बर्डन नहीं होता मनी का। आज क्या होता है, आज देखो, आपने आप क्या करते हो, वीट लेकर आता है कोई फार्मर, वो पहले तो मंडी में बेच कर आएगा, सेल करेगा, फिर उससे मनी आएगी। अच्छा, हो सकता है वो मनी कम ज्यादा भी हो सकती है, कई बार रेट नहीं मिलता, उसके फिर कोई और प्रोडक्ट उसको जो भी लेना है, जैसे शूज लेने हैं, फिर वो खरीदेगा उस मनी से। ये कॉम्प्लिकेशन हो गया थोड़ा सा। उसमें सिंप्लिसिटी होती है, सीधा बेचा सीधा खरीदा, बस। सिंपल सिस्टम का टोटल सॉल्यूशन ही मनी है, क्योंकि जहां मनी यूज हो गई, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ यूज करना, एक्सचेंज करना, विदाउट यूजिंग मनी। जब मनी आ गई तो बार्टर सिस्टम खत्म। तो सॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करवा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, शायद आपको लिखवाया भी हो। डिमांड डिपॉजिट्स। मनी, एक साइड लिखा, करेंसी। देखना, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। मनी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है करेंसी। करेंसी क्या मनी होगी? हाँ, यस। क्या, अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम जो भी कर रहा है, जैसे मान के चलो कई बार हम, गोल्ड भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, तो हम कह सकते हैं मनी गोल्ड भी हो सकता है। कई बारी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मनी का काम चेक भी कर दे। करेंसी मनी है, बिल्कुल है। क्या गोल्ड मनी है? अगर वो, गोल्ड भी कई बार मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। कई बार हम बहुत बार गोल्ड को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं। हो, होता है बहुत केस में, चेक होते हैं, वो भी होता है, बिल्कुल। ऐसे ही अदर फॉर्म्स भी होती हैं। कई बार हम प्रॉपर्टी को या अदर फॉर्म्स को भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करते हैं। तो हो सकता है जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है वो मनी हो। लेकिन 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 करेंसी होती है जो लीगल ऑथोराइज्ड होती है। ठीक है, इसके ऊपर लीगल टेंडर होना चाहिए, फर्स्ट केस। दूसरा, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होगी, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे करेंसी क्या हो सकती है? करेंसी हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, करेंसी नोट्स जो हम यूज करते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लीगल टेंडर होने चाहिए। ठीक है ना? क्या गोल्ड के ऊपर ऑथोराइज्ड होता है गवर्नमेंट का? चेंज क्यों होते हैं? अच्छा, ये भी बढ़िया बात, क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट चेंज करती है। अभी हम इसको भी, डाउट है तो सोल्व करेंगे, पहले अभी हम ना इसको क्लियर करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना, गोल्ड, क्या गोल्ड के ऊपर लिखा होता है कि हाँ, कि गोल्ड के बदले सरकार पैसा देगी आपको, या जो जो करेंसी के ऊपर लिखा होता है, साइन होते हैं, क्या गोल्ड के ऊपर होता है?
कोई नहीं, कुछ नहीं होता। आपको कोई भी, आप मान कर चलो, आप गए, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मनी के अंदर करेंसी आती है, तो ये ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होगी। लेकिन ऑल मनी ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होती है। क्या गोल्ड होते हैं? नहीं। चेक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन करेंसी होती है। गोल्ड भी तो गुड्स ही तो है। गोल्ड एक गुड ही तो है। गुड्स भी तो हो सकती है, लेकिन वैल्यूएबल होनी चाहिए। मतलब अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए तो मनी का काम कर लिया ना। मनी का काम होता है मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। का मतलब होता है कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा। इतना बात समझो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा। अब कई बारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेंसी तो करता ही है मोस्टली। करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, सुनना ध्यान से, कुछ केसेस के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम गोल्ड भी कर देता है। हर केस के अंदर नहीं। आप मना कर सकते हो गोल्ड लेने से। मान कर चलो, आपको किसी ने बोला कि मेरे पास गोल्ड है, आप गोल्ड खरीद लो, और दूसरे वाले, जो भी, जो खरीद रहा होगा, ठीक है, आप गोल्ड ले लो, मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो, तो वो क्या मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मना। यस, मना कर सकता है, कि वो कह दे कि मैं गोल्ड एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मेरे को सिर्फ आप करेंसी में ट्रांजेक्शन करवाओ। बिल्कुल। अच्छा, हो सकता है हम आजकल देखते हैं चेक्स के अंदर, ठीक है, चेक होते हैं, उनके अंदर ऐसे ही कोई अदर फॉर्म हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इनके लिए मना कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ है करेंसी, क्या इनके ऊपर गवर्नमेंट के साइन होते हैं? क्या ऑथोराइज होता है? नहीं होते हैं। करेंसी ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ये लीगल टेंडर होता है। अगर वो लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, लीगल टेंडर का मतलब गवर्नमेंट उसको बैक करती है, गवर्नमेंट बैक करेगी, स्ट्रेंथ, ठीक है, तब तक आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। करेंसी का मतलब करेंसी नोट्स हो गए, जो हम यूज करते हैं, हमारी पॉकेट्स में पड़े होते हैं, डेली बेस पर यूज करते हैं, कॉइन्स हो गए। आप इनको लेने से मना नहीं कर सकते हो। क्या आप गोल्ड को लेने से मना कर सकते हो? यस। आप गए गोलगप्पे खाने, आपने होता है, क्योंकि करेंसी बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है, कुछ तो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। अब गोल्ड के ऊपर कर दिया तो लोग गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो कोई एक ऐसी स्टेबल करेंसी होनी चाहिए जो हर जगह वाइडली एक्सेप्टेड हो। मेन क्या? वाइडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हो, हर जगह हर कोई उसको एक्सेप्ट कर पाए। अब करेंसी हमारे देश में, आप 500 रुपए का नोट लेकर जाओगे, आप मान के चलो सदर्न स्टेट के अंदर गए, साउथ के अंदर गए, केरला के अंदर गए घूमने, तो क्या वहां 500 का नोट नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना। अच्छा, मान के चलो आप गए छत्तीसगढ़ गोल्ड लेके, क्या आपको हो सकता है वो गोल्ड लेने से मना कर दे? पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो चोरी हो जाएगा। मना कैसे? पहली बात तो चोरी हो जाएगा, चलो। मना कर सकता है, वो कहेगा 500 रुपए का नोट दे दे भाई, गोल्ड नहीं चाहिए मेरे को। पॉसिबिलिटी है, कर सकता है मना, और उसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई करेंसी लेने से मना कर दे, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ऑथोराइज गवर्नमेंट को एक तो कुछ चाहिए होगा ना जो हर जगह एक्सेप्टेड हो, पूरे कंट्री के अंदर सेम हो, वैल्यू भी सेम हो। एक तो कोई चीज चाहिए होगी जो हर जगह एक्सेप्टेड भी हो सकता है मेघालय जाओ गोल्ड एक्सेप्ट ना करें, पॉसिबिलिटी है। तो ये फर्क होता है गोल्ड और मनी और करेंसी के अंदर। ये गवर्नमेंट होती है, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है। लीगल टेंडर होती है, लीगल टेंडर का मतलब ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। मनी
वो सब मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। मनी वो सब है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारी करेंसी हो। कुछ ऐसी टर्म्स भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स भी आ सकते हैं जो कुछ केसेस के अंदर एक्सेप्ट करें, कुछ केसेस के अंदर, मोस्टली केसेस के अंदर एक्सेप्ट ना हो। कि करेंसी मनी होती है, लेकिन हर मनी करेंसी नहीं होती है। फिर से सुनना, हर करेंसी मनी हो सकती है। सुनना, अब ये आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे। सारी करेंसी मनी हो सकती है, सारी करेंसी होगी मनी, यस, क्योंकि ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती ही है। लेकिन सारी मनी करेंसी होगी, है इसके अंदर गोल्ड भी है, ये भी है, ये तो मनी, ये तो करेंसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो भी मैंने फिर से आपको समझाया? मनी, हर मनी, हर करेंसी, ऑल करेंसी मनी होगी, यस। असर्जन एंड रीजन बनेगा, ऑल करेंसी मनी है, तो यस है। क्या ऑल मनी करेंसी है? नो, क्योंकि मनी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो ऑथोराइज्ड नहीं है, जो करेंसी नहीं है। करेंसी कुछ तो है, बाकी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज करेंगे, आप गोल्ड को अगर एक्सचेंज कर रहे हो, क्या उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो? अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, ध्यान से सुनना, सुनना फिर से। आप कह रहे हो कि गोल्ड को एक्सचेंज करेंगे तो ये बाटर सिस्टम हो, कैसे? देखना, हमने फर्स्ट किस पढ़ा ना, उसमें हम वीट कर रहे थे, ठीक है, वीट और शूज, यही। इसको क्या चाहिए था? इसको शूज चाहिए थे, वीट इसके पास था, इसको वीट चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया, गोल्ड को अगर बीच में ले आए, कि गोल्ड के थ्रू इन्होंने एक्सचेंज करने की कोशिश किया। अगर गोल्ड बीच में आएगा तो ये तो फिर मनी हो गया ना, क्योंकि गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, तो वो मनी हो जाएगा। क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमको पता है मनी थी ही नहीं, तो गोल्ड आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये डायरेक्ट सेल करते हैं, बाय सेल डायरेक्टली, कोई बीच में कुछ नहीं आएगा मनी जैसा। मनी हमको ये इतना पता है, मनी वो होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, वो कुछ भी हो सकती है, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये होगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का एक कंसेप्ट आया था, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो हमारे, हम हम बैंक के अंदर, हम बैंक के अंदर हमारी डिपॉजिट्स रखते हैं, और हम जब मर्जी चाहे तब निकाल सकते हैं। जब हमारा मन करेगा तब हम उस डिपॉजिट्स को विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, ये वापस निकाल ली। डिमांड, हमारी डिमांड पर, मान कर चलो आज मैंने 100 रुपया जमा करवाया बैंक के अंदर, और कल मेरी डिमांड है कि मेरे को वापस चाहिए, मेरी जरूरत है, तो मैं जब चाहूं तब मैं उस डिपॉजिट्स को बैंक से वापस निकलवा सकता हूँ। जैसे हम एटीएम का यूज करते हैं, मेनली हमारे सेविंग अकाउंट्स यही होते हैं, हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट होता है जब आपने डिमांड की विदड्रॉ करने की, विदड्रॉ का मतलब निकालना, जब आपने डिमांड की तब आप उस पैसे को बैंक से निकलवा सकते हो आपकी डिमांड पर। एक होता है, आपने सुना होगा, एफडी, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट वो होता है, ये आप विदड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम, जब आपको, जब आपका मन करे। फिक्स्ड डिपॉजिट होती है जिसको हम एफडी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती है मेनली। और ये आप आपकी डिमांड पर, आपने आज एफडी करवाई और कल निकलवाने की कोशिश की तो नहीं कर सकते हो, सिंपल। ये आपको तो पता होगा कि डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो हम नॉर्मल करवाते हैं। हम, मेरे अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं, तो इसका मतलब मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ, नॉर्मल है। एफडी ये काम नहीं होता है, एफडी एक बार ही होता है, और आपने करवा दिया,
आपने एक बार करवा दिया, तो आप अपनी डिमांड पर नहीं निकलवा सकते हो। एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर। देखना, आपको अगर मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट जमा करवाई है, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपये 1000 रुपये पड़े हैं, तो इस पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलेगा, जितना भी बैंक ने डिसाइड कर रखा है। मैंने एफडी करवाई है, मेरे को इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर हम ये क्यों करवाएं? फिर हम एफडी क्यों करवाएं? फिर तो हम डीडी करवाएंगे। फिर तो हम, भाई इसमें तो निकलवा ही नहीं पाएंगे ना पैसे, फिर हम ये क्यों करवाएंगे? ध्यान से सुनना। इसमें मिलता है, मान एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, वो हर बैंक में अलग अलग होते हैं। मान के चलो इसमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको, तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा कम से कम 9%। अब देखो इतना गैप आ गया। इसीलिए लोग एफडी करवाते हैं। और नहीं कर पाता है पैसे, जो पैसे सेव नहीं कर पाता है वो इसमें जमा करवा सकता है, ताकि उसके पैसे सेव हो जाए। हाँ, अगर कि अगर इमरजेंसी है, तो आप इस एफडी को, इस एफडी को आप ब्रेक करवा सकते हो, तुड़वा सकते हो। ऐसे चार्जेस मतलब कुछ आपका, मतलब जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ काटा जाएगा आपका, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट काट के फिर आपको कुछ चार्जेस लगा के फिर आपको वो एफडी मिलती है, पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं, ताकि आपको इमरजेंसी है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने एफडी करवाई क्यों। तो हम ब्रेक करवा सकते हैं एफडी। एफडी मेनली होता है, क्यों लोग एफडी को चूज करते हैं, आप देखोगे ना हर घर में आपको मोस्टली एफडी मिलती है, ज्यादातर केसेस में। ये आपको प्रमोट करता है सेविंग को, कि आपकी सेविंग प्रमोट हो पाए, सेविंग्स, कि सेविंग्स को बढ़ावा मिल पाए, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है ज्यादा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा माइंड एकदम, क्योंकि हमने पहले ये पढ़े हैं ना हमने। मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन रेज करता हूँ, टाइम तो हो गया वैसे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ज्यादा इंटरेस्ट क्यों, यही पूछने वाला था मैं। बिल्कुल, क्यों भैया, आप ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो ज्यादा इंटरेस्ट? बैंक आपको, ऐसा क्या है एफडी के अंदर आपको पैसा इंटरेस्ट फेंक के मार रहा है, 5 का डबल %, 10%। यहाँ डिमांड डिपॉजिट में 5%, यहाँ 10%। ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। बैंक ना, जब भी हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, तो बैंक हमारे बिहेवियर को, हमारी हमारी डिपॉजिट बिहेवियर को ना पहचानता है। हाँ, अब मान कर चलो, एफडी मैंने आपको एक पहली लाइन में बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आप निकलवा भी नहीं सकते हो पैसे। तो मतलब आपने अगर एफडी करवा दी बैंक के अंदर, मान के चलो आपने बैंक के अंदर एफडी करवाई 10 साल की, कितने की? 10 लाख रुपए की। अब बैंक को ये पता है कि ये 10 लाख रुपए निकलवा नहीं सकता, इसके 10 लाख रुपए लॉक हो गए 10 साल के लिए। तो ये 10 लाख रुपए, इसको ये मतलब ही नहीं है कि लेने आएगा, लेने आएगा तो चार्जेस लगेंगे, तो इसके पास सीआरआर और एसएलआर पड़ा है तो वहां से निकाल के दे देगा। वो अलग कंडीशन है, ज्यादातर एफडी नहीं टूटती हैं। मान के चलो एफडी है, हाँ बिल्कुल। देखना, अगर वो अब ये 10 लाख को ना, ये फ्री हो जाएगा 10 साल के लिए, इसको इतना बता, कोई मांगने वाला तो आने नहीं वाला, तो ऐसा करते हैं 10 लाख को लोन दे देते हैं, और ये हैवी इंटरेस्ट पे लोन देगा, क्योंकि बैंक, इतना पता है कि बैंक अपन जिस जिस जो इस इंटरेस्ट रेट इसको वापस करना है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा आगे इस बार। और ये फिर ऐसे को इंटरेस्ट, ऐसे को लोन देगा जो इसको, मान के चलो 15% क्या दे रहा हो, ब्याज दे रहा हो, और इसको ये गारंटी होगी कि 10 साल के लिए मेरे पास
कोई पैसा मांगने आने वाला नहीं है। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, उसका उल्टा करो। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, आपने आज जमा करवाए, कल वापस निकलवा लिए। आज आपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, हो सकता है कल वापस निकलवा लिए। तो बैंक को एश्योरेंस ही नहीं है, गारंटी नहीं है कि भैया ये तो कभी भी आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, बैंक आपके बिहेवियर को चेक करता है। ऐसे ही मेरे बिहेवियर को चेक किया। अब जब एफडी डीडी कर ही लिया है, तो एक और करवा देता हूँ फिर साथ ही साथ अब कर ही लिया है तो नो प्रॉब्लम। एक होता है आरडी, रैकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, रैकरिंग डिपॉजिट क्या होता है ना, हम हर महीने, एवरी, वो जो भी हमने वीक डिसाइड कर रखा होता है, मंथ डिसाइड कर रखा होता है, या एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में, जो भी हमने बैंक वालों के साथ डिसाइड कर रखा होता है, जो भी हमने डिसाइड कर रखा है, ठीक है, एवरी, हम मंथ मान लेते हैं, ठीक है, एवरी मंथ हम एक फिक्स्ड अमाउंट, मान के चलो 1,000 रुपए, हम बैंक के अंदर एवरी मंथ डिपॉजिट करवाते हैं। एवरी मंथ बैंक के अंदर एज ए, एक हम बोलते हैं ना, हम हर महीने जोड़ते चलते हैं 1,000 1,000 रुपए, हर महीने, हर महीने जाएंगे, और हम फिर क्या करेंगे, इसको निकलवा नहीं सकते हैं, ये डिपॉजिट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म के बाद, एक काफी मतलब मान के चलो 10 साल बाद, आपको इसका लमसम अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। ये हर महीने का होता है। किस्त, हाँ किस्त, बिल्कुल, अपनी भाषा में किस्त बोलते हैं भैया इसको, ठीक है। अच्छा, एफडी में क्या था फिर, एफडी और आरडी में क्या फर्क, एफडी में एक लम सम अमाउंट एक साथ, जैसे मान के चलो मैंने बोला 10 लाख, एक साथ ही 10 लाख रुपए जमा करवाए और 10 लाख के लिए, 10 साल के लिए लॉक हो गए। हम यहाँ 1,000 1,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं 10 साल के लिए, और 10 साल बाद विद इंटरेस्ट हमको पैसा मिलेगा। हम 1,000 रुपए दे रहे हैं एक साथ, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं दिए, यहाँ एक साथ 10 लाख रुपए थे। ये फर्क होता है, क्या ये फर्क समझ में आया आप। एफडी में एक लम सम अमाउंट, लम सम अमाउंट क्या होता है, मान के चलो एक पूरा अमाउंट, मतलब हो सकता है 10 लाख रुपए, हमने एक साथ बैंक के अंदर जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, हमने डिपॉजिट करवा दिए, और हम ये 10 साल के लिए करवा रहे हैं। हम ये वापस नहीं निकलवा सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, इन इमरजेंसी केस, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया। एक होता है आरडी, हम ये तो एक साथ जमा करवा रहे हैं। अब एक साथ 10 लाख रुपए नहीं है किसी के पास, लेकिन उसकी सैलरी है, वो हर सैलरी में से 1,000 रुपये निकलवाता है, 1,000 रुपये उसने अलग रखे। ऐसे ही करते हैं, एवरी मंथ वो बैंक में जमा करवा रहा है, और 10 साल के लिए ऐसा करता रहेगा एवरी मंथ, और 10 साल के बाद उसको ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। देखो आरडी भी एफडी की तरह काम करती है, आरडी भी विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक इमरजेंसी ना हो, वही केस इमरजेंसी वाला। देखो एफडी और आरडी सेम काम होता है, बस फर्क इतना ही होता है कि ये हम एवरी मंथ कर रहे हैं 1,000 1,000 रुपए एज ए किस्त, ईएमआई जैसे। ये हम लमसम अमाउंट, एक ओवरऑल पक्का पूरा अमाउंट एक साथ ही जमा करवा दे रहे हैं 10 साल के लिए। ये, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।